द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स एक सीधी सी बात से शुरू होती है। शरीर को ठीक करने के लिए उसे तोड़ना ज़रूरी नहीं होता। यह किताब गट हेल्थ को कोई कॉम्प्लेक्स मेडिकल थ्योरी या स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल नहीं बनाती, बल्कि एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग देती है कि पेट के अंदर का सिस्टम असल में कैसे काम करता है और उसे रोज़ की ज़िंदगी में कैसे सपोर्ट किया जाए। बिगिनर के लिए यह किताब इसलिए आसान है क्योंकि यह डराती नहीं, कंफ्यूज नहीं करती और अनरियलिस्टिक बदलाव की उम्मीद नहीं रखती। इस किताब की इम्पोर्टेंस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर लोग बिना किसी बड़ी बीमारी के भी रोज़ असहज महसूस करते हैं। पेट भारी रहता है, एनर्जी टिकती नहीं, फोकस जल्दी टूटता है और क्रेविंग्स कंट्रोल में नहीं रहती। हम इसे स्ट्रेस या रूटीन का नाम दे देते हैं, लेकिन असल वजह गट का इम्बैलेंस होता है। जब गट सही रिदम में नहीं होता तो शरीर हर छोटी चीज़ पर एक्स्ट्रा एफर्ट मांगने लगता है और लाइफ अननेसेसरी स्ट्रगल बन जाती है। इस किताब का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप गट को इग्नोर करते रहते हैं तो प्रॉब्लम अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में सिर्फ हैवीनेस लगती है, फिर फटीग, फिर मूड स्विंग्स और फिर लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट। दूसरी तरफ इसका एडवांटेज ये है कि गट इम्प्रूवमेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जब रूटीन स्टेबल होती है, खाना सिंपल होता है और बॉडी को रेस्ट मिलता है, तो गट खुद बैलेंस पकड़ लेता है। कोई एक्सट्रीम डाइट, नो फैंसी सप्लीमेंट्स, सिर्फ क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। इस वीडियो में आपको यही सॉल्यूशन मिलने वाला है। गट हेल्थ को डिसिप्लिन की लड़ाई बनाने के बजाय सिस्टम की तरह समझना। आप जानेंगे कि डेली हैबिट्स कैसे डाइजेशन को डिस्टर्ब करती हैं, छोटे चेंजेस कैसे क्रेविंग्स और लो एनर्जी को शांत करते हैं, और कैसे ये किताब एक सस्टेनेबल रास्ता दिखाती है जहां बॉडी से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वीडियो आपको गट हेल्थ का डर नहीं, उसकी समझ देगा। चैप्टर 1। जब पेट ठीक होता है, जिंदगी अपने आप लाइन में आने लगती है। जब शरीर अंदर से ठीक होता है तो बाहर की जिंदगी अपने आप संभलने लगती है। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स की पूरी नींव इसी एक सच पर टिकी है। ये किताब किसी फैंसी डाइट, हैवी साइंस या कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्म्स से शुरुआत नहीं करती। ये सीधे उस जगह से बात शुरू करती है जहां से हमारी रोज़मर्रा की हालत बनती है, हमारा गट। इस बुक का पहला और सबसे ज़रूरी मैसेज यही है कि गट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि पूरे शरीर की डायरेक्शन तय करने वाला सिस्टम है। अगर गट कन्फ्यूज्ड है, ओवरलोड है या लगातार डिस्टर्ब्ड है, तो बॉडी चाहे बाहर से नॉर्मल दिखे, अंदर से वो स्मूथ काम नहीं कर पाएगी। इस किताब में गट हेल्थ को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है जैसे आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से आम भाषा में समझ रहे हो। ऑथर साफ कहता है कि आज की लाइफ में प्रॉब्लम खाने की कमी नहीं है, बल्कि खाने के तरीके की है। हम खाते तो बहुत हैं, लेकिन सही समय पर नहीं, सही तरीके से नहीं और सही अवेयरनेस के साथ नहीं। गट को कंसिस्टेंसी चाहिए, रिदम चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती तो डाइजेशन धीरे धीरे बिगड़ता है। शुरुआत में हल्का डिस्कम्फर्ट आता है, फिर ब्लोटिंग, एसिडिटी, लो एनर्जी और इवेंचुअली मूड और फोकस भी इम्पैक्ट होने लगते हैं। बुक यही समझाती है कि गट हेल्थ बिगड़ने का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, बल्कि ये सिग्नल है कि बॉडी हेल्प मांग रही है। इस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस इंडियन लाइफस्टाइल में और भी ज़्यादा है। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी निकलते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं और रात को लेट खाना खाते हैं। बीच में कभी चाय, कभी कुछ स्नैक्स और ज़्यादातर टाइम स्क्रीन देखते हुए खाना। गट के लिए ये रूटीन कंफ्यूजिंग होती है। बुक बताती है कि गट एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, लेकिन वो गैस्सर पर नहीं चलता। उसे प्रिडिक्टेबल सिग्नल्स चाहिए। जब खाने का टाइम रोज़ बदलता है, जब खाना जल्दी जल्दी निगल लिया जाता है, तो गट अलर्ट मोड में चला जाता है। इसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता। एनर्जी क्रैश, इरिटेबिलिटी और हैवीनेस धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है और यहीं पर लोग सोच लेते हैं कि ऐसा ही होता है। इस चैप्टर में एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझाई गई है। गट हेल्थ कोई ओवरनाइट फिक्स नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर करना भी सबसे बड़ी गलती है। बुक साफ करती है कि अगर गट बैलेंस्ड है तो बॉडी नेचुरली बेहतर डिसीजंस लेने लगती है। हंगर सिग्नल साफ होते हैं, क्रेविंग्स कंट्रोल में रहती हैं और शरीर ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड नहीं करता।
इसका मतलब ये नहीं कि आप कम खाएं, बल्कि ये कि आप सही समय पर और सही अवेयरनेस के साथ खाएं। गट तब खुश होता है जब उसे ओवरलोड नहीं किया जाता। अब एक एग्जाम्पल से इसे और क्लियर समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो दिन भर काम में बिजी रहता है। सुबह उठते ही बिना पानी पिए डायरेक्ट चाय, फिर जल्दी में कुछ खा लिया। लंच कभी टाइम पर, कभी बहुत लेट। रात को काम खत्म करके हैवी खाना। शुरू में उसे लगता है कि ये नॉर्मल रूटीन है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे रोज पेट भारी लगने लगता है। खाना कम करने पर भी ब्लोटिंग रहती है, एनर्जी लो रहती है और काम में फोकस नहीं बनता। वो जिम ज्वाइन करता है, सप्लीमेंट्स देखता है, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। बुक यही पॉइंट उठाती है कि प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं, अप्रोच की है। जब तक गट को समझकर रूटीन चेंज नहीं होगी, तब तक बाहर के सॉल्यूशंस काम नहीं करेंगे। इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं, वो भी बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहली सीख ये है कि गट हेल्थ की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, रिस्ट्रिक्शन से नहीं। बुक ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये कहती है कि बॉडी के सिग्नल सुनना शुरू करो। अगर खाना खाने के बाद हैवीनेस लगती है, तो इसका मतलब क्वांटिटी या टाइमिंग में एडजस्टमेंट चाहिए। अगर सुबह उठते ही एसिडिटी है, तो गट को रेस्ट नहीं मिल रहा। ये ऑब्जर्वेशंस धीरे धीरे हैबिट्स में बदलती हैं। दूसरा लेसन ये है कि गट को रूटीन पसंद है। रोज लगभग एक ही समय पर खाना खाने के बीच प्रॉपर गैप रखना और खाने के दौरान डिस्ट्रैक्शंस कम करना। ये स्मॉल चेंजेस गट को सेफ्टी सिग्नल देते हैं। बुक ये भी समझाती है कि गट हेल्थ का मतलब सिर्फ पेट फ्लैट होना नहीं है। असली बेनिफिट तब दिखता है जब एनर्जी स्टेबल हो जाती है, जब नींद बेहतर होती है और जब दिन भर का काम बोझ नहीं लगता। ये चेंजेस धीरे आते हैं लेकिन सस्टेनेबल होते हैं। गट को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे सपोर्ट किया जाता है। इस चैप्टर का पूरा फोकस इसी क्लैरिटी पर है कि गट हेल्थ कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो ऊपर की सारी चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। चैप्टर 2, गट बैलेंस बनता है रोज की छोटी आदतों से, किसी चमत्कार से नहीं। जब अंदर का सिस्टम बैलेंस्ड होता है, तब बॉडी बिना शोर किए अपना काम करती रहती है। द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स का दूसरा चैप्टर इसी सच्चाई को धीरे धीरे खोलता है। इस चैप्टर में बुक गट बैलेंस की बात करती है, लेकिन किसी साइंटिफिक डर के साथ नहीं, बल्कि बहुत ग्राउंडेड समझ के साथ। ऑथर साफ करता है कि गट इम्बैलेंस कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट होता है, जो हम नॉर्मल मान लेते हैं। गट के अंदर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया दोनों रहते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि बुरे बैक्टीरिया हैं या नहीं। सवाल ये है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। जब अच्छे बैक्टीरिया स्ट्रांग रहते हैं, डाइजेशन स्मूथ रहता है। जब बुरे बैक्टीरिया धीरे धीरे डोमिनेट करने लगते हैं, यह तब गट कंफ्यूज्ड हो जाता है। इस चैप्टर में गट बैक्टीरिया को किसी एनिमी की तरह नहीं दिखाया गया है। बुक समझाती है कि गट इकोसिस्टम जैसा होता है। जैसे किसी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए और रूल्स फॉलो न हो, तो केओस बनता है। वैसे ही गट में इम्बैलेंस आता है। शुगर हैवी फूड, इरेगुलर मील्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स और लगातार ईटिंग, ये सब बुरे बैक्टीरिया को एडवांटेज देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कभी बाहर का खाना खा लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि गट को रिकवर होने का टाइम नहीं देते। बॉडी हमेशा रिपेयर मोड में जाना चाहती है, लेकिन जब उसे लगातार काम में लगाए रखते हैं, तो बैलेंस बिगड़ता है। इंडियन लाइफस्टाइल में ये इम्बैलेंस और इजीली डेवलप होता है। कभी ब्रेकफास्ट स्किप, कभी लंच डिले और रात को हैवी डिनर। ऊपर से पानी कम पीना और खाना जल्दी जल्दी निकल जाना। बुक इस चैप्टर में साफ कहती है कि गट रूटीन से थ्राइव करता है। जब खाना रोज अलग अलग टाइम पर जाता है, तो गट अलर्ट मोड में रहता है। अलर्ट मोड का मतलब डाइजेशन स्लो, एब्जॉर्प्शन वीक और वेस्ट रिमूवल इनएफिशिएंट। इसका असर धीरे धीरे एनर्जी पर दिखता है। लोग कहते हैं, मैं ठीक से सोया हूं फिर भी टायर्ड हूं। बुक यही पॉइंट हाईलाइट करती है कि टायर्डनेस हमेशा नींद की कमी से नहीं आती, कई बार डाइजेशन की इनएफिशिएंसी से भी आती है। इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गट इम्बैलेंस धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। हल्की ब्लोटिंग, ओकेजनल एसिडिटी, खाने के बाद सुस्ती, ये सब सिग्नल्स होते हैं, लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। बुक बताती है कि गट कभी अचानक फेल नहीं करता,
वो पहले वार्निंग देता है। अगर उन वार्निंग्स को समझ लिया जाए तो बड़े इश्यूज अवॉइड किए जा सकते हैं। गट बैलेंस ठीक होने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट डाइट फॉलो करें। इसका मतलब है कि आप कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस को प्रायोरिटी दें। अब एक एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रोज ऑफिस जाता है। काम में इतना बिजी रहता है कि हंगर सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। लंच कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, शाम को कॉफ़ी के साथ कुछ मीठा, रात को घर पहुंचकर हैवी खाना। उसे लगता है कि प्रॉब्लम वर्कलोड की है, लेकिन कुछ महीनों में उसका पेट ऑलमोस्ट हमेशा ब्लोटेड रहने लगता है। सुबह फ्रेश फील नहीं होती और दिन में फोकस टूटता रहता है। बुक एक्सप्लेन करती है कि यहाँ गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस डेवलप हो चुका है। अच्छे बैक्टीरिया को रेगुलर नरिशमेंट नहीं मिल रहा और बुरे बैक्टीरिया शुगर और इरेगुलर ईटिंग से स्ट्रांग हो गए हैं। रिजल्ट ये कि डाइजेशन इनएफिशिएंट हो गया है, भले ही खाना क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो। इस बुक से हम जो प्रैक्टिकल सीख लेते हैं वो बहुत रियलिस्टिक है। गट बैलेंस वापस लाने के लिए एक्सट्रीम डिटॉक्स या चैप्टर 3 डाइजेस्टिव स्ट्रेस तब शुरू होता है जब हम शरीर की बात सुनना बंद कर देते हैं। जब शरीर शांत होता है तब डाइजेशन अपने आप स्मूथ चलती रहती है। द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स का तीसरा चैप्टर इसी सटल लेकिन पावरफुल ट्रूथ को एक्सप्लेन करता है। इस चैप्टर में बुक डाइजेस्टिव स्ट्रेस की बात करती है, लेकिन स्ट्रेस को सिर्फ मेंटल प्रेशर तक सीमित नहीं रखती। यहाँ स्ट्रेस का मतलब है गट पर लगातार डाला गया अननेसेसरी दबाव। ऑथर साफ करता है कि गट नेचुरली स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, लेकिन जब उसे बार बार कंफ्यूज किया जाता है तब वो धीरे धीरे डिफेंसिव मोड में चला जाता है। डाइजेस्टिव स्ट्रेस वहीं से शुरू होता है जहां हम शरीर के नेचुरल सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बुक डिटेल में समझाती है कि गट और ब्रेन लगातार कनेक्टेड रहते हैं। जब दिमाग रश्ट रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, एंड तब गट डाइजेशन को सेकेंडरी प्रायोरिटी बना देता है। इंडियन रूटीन में ये बहुत कॉमन है। जल्दी जल्दी खाना, काम के बीच कुछ भी खा लेना और खाने के दौरान पूरी अटेंशन कहीं और होना। ये सब गट को सिग्नल देता है कि एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। सेफ नहीं मतलब डाइजेशन पूरी एफिशिएंसी से नहीं होगी। फूड पेट में जाता तो है, लेकिन प्रॉपरली ब्रेक नहीं होता। यही अधपचा फूड हैवीनेस, गैस और डिस्कम्फर्ट का कारण बनता है। बुक यही पॉइंट अंडरलाइन करती है कि डाइजेस्टिव स्ट्रेस अक्सर खाने की क्वालिटी से नहीं, खाने के तरीके से पैदा होता है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर लोग डाइजेस्टिव स्ट्रेस को पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि स्ट्रेस मतलब सिर्फ टेंशन या एंग्जाइटी, लेकिन गट स्ट्रेस साइलेंट होता है। कोई तेज पेन नहीं, बस कांस्टेंट अनईजीनेस, खाने के बाद सुस्ती, बार बार पेट भरा हुआ लगना और बिना वजह इरिटेशन, ये सब डाइजेस्टिव स्ट्रेस के संकेत हैं। बुक बताती है कि अगर इस स्टेज पर बॉडी की बात सुन ली जाए तो बड़ी प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकती हैं। गट हमेशा पहले संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ड्रामेटिक नहीं होते। अब एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो दिन भर मीटिंग्स और डेडलाइंस में उलझा रहता है। लंच का टाइम फिक्स नहीं है, कभी जल्दी खा लिया, कभी बहुत लेट। खाने के दौरान भी पूरा ध्यान फ़ोन और काम पर रहता है। उसे लगता है कि मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस है, लेकिन कुछ समय बाद वो नोटिस करता है कि खाना खाने के बाद एनर्जी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, पेट हैवी लगता है और काम में फोकस टूट जाता है। बुक एक्सप्लेन करती है कि ये डाइजेस्टिव स्ट्रेस का क्लासिक केस है। गट को डाइजेशन के लिए काल्म एनवायरनमेंट चाहिए। जब ब्रेन लगातार अलर्ट मोड में रहता है एंड गट डिजेशन को स्लो कर देता है। रिजल्ट ये कि बॉडी को एनर्जी मिलने की बजाय थकान महसूस होती है। इस बुक से हम जो प्रैक्टिकल सीख लेते हैं वो बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव है। डाइजेस्टिव स्ट्रेस कम करने का पहला स्टेप है ईटिंग को कॉन्शियस एक्टिविटी बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई रिचुअल फॉलो करना है, बल्कि ये कि खाने के समय पूरा ध्यान खाने पर हो। दूसरा लेसन ये है कि गट को सिग्नल दो कि अब डाइजेशन का टाइम है। जब खाना शांति से बिना जल्दबाजी के खाया जाता है, गट एंजाइम प्रोडक्शन बेहतर करता है। तीसरी सीख ये है कि लगातार ईटिंग डाइजेस्टिव स्ट्रेस बढ़ाती है। जब गट को पॉज मिलता है वो खुद को रिसेट करता है। बुक इस चैप्टर में ये भी बताती है
कि डाइजेटिव स्ट्रेस सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता। जब डाइजेशन इनएफिशिएंट होता है, बॉडी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसका असर एनर्जी, ये स्किन क्लैरिटी और मेंटल शार्पनेस पर दिखता है। लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर की है, लेकिन रूट अंदर होता है। गट जब स्ट्रेस्ड रहता है, बॉडी हमेशा थोड़ा डिफेंसिव रहती है। इस स्थिति में कोई भी इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल नहीं होता। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग इंसाइट ये है कि गट स्ट्रेस फ्री तभी होता है जब रूटीन प्रिडिक्टेबल हो। रोज अलग अलग टाइम पर खाना, अलग अलग क्वांटिटी और अलग एनवायरनमेंट, ये सब गट को अलर्ट रखता है। बुक इनकरेज करती है कि रूटीन बोरिंग हो सकती है, लेकिन गट के लिए वही हीलिंग होती है। जब गट को पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, डाइजेशन स्मूथ हो जाती है। बॉडी को फाइट मोड से बाहर आने का मौका मिलता है। चैप्टर 3 का पूरा फोकस इसी क्लैरिटी पर है कि डाइजेस्टिव स्ट्रेस सेल्फ क्रिएटेड होता है और इसे रिवर्स भी सेल्फ अवेयरनेस से किया जा सकता है। गट को ठीक करने के लिए बॉडी को सुनना सीखना ज़रूरी है। जब हम स्पीड कम करते हैं या डिस्ट्रैक्शंस घटाते हैं और सिग्नल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, गट नेचुरली बैलेंस की तरफ बढ़ता है। बुक यहाँ किसी मिरेकल की बात नहीं करती, बल्कि कंसिस्टेंसी और काल्मनेस की बात करती है। डाइजेस्टिव स्ट्रेस कम होते ही बॉडी अपने नेचुरल रिदम में लौटने लगती है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। चैप्टर 4, गट को सबसे पहले चाहिए आराम, इलाज बाद में अपने आप होता है। जब शरीर को थोड़ा सा स्पेस मिलता है, तो वो खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स का चौथा चैप्टर इसी एक पावरफुल आइडिया पर टिका है कि गट को हील करने के लिए सबसे पहला स्टेप दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स या रूल्स नहीं है, बल्कि आराम है। ऑथर इस चैप्टर में बहुत साफ भाषा में समझाता है कि ज़्यादातर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इसीलिए नहीं होती क्योंकि हमने कुछ गलत खा लिया, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि हमने गट को कभी रुकने ही नहीं दिया। लगातार खाना, बार बार स्नैक करना और देर रात तक डाइजेशन पर लोड डालना, ये सब गट को ओवरवर्क्ड बना देता है। बुक की शुरुआत यहाँ एक बेसिक लेकिन ओवरलुक ट्रूथ से होती है। गट भी शरीर का एक ऑर्गन है और हर ऑर्गन को रिकवरी टाइम चाहिए। जैसे मसल्स वर्कआउट के बाद रेस्ट मांगती हैं, वैसे ही गट डाइजेशन के बीच ब्रेक चाहता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हमने गट को 24x7 काम पर लगा दिया है। सुबह उठते ही कुछ न कुछ, फिर चाय, फिर स्नैक, फिर लंच, फिर कुछ मीठा, फिर रात का खाना। गट को यह समझने का मौका ही नहीं मिलता कि डाइजेशन कब शुरू हो और कब बंद हो। इस कन्फ्यूजन में वो इनएफिशिएंट हो जाता है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग हीलिंग को हमेशा एक्शन से जोड़ते हैं। कुछ नया जोड़ो, कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ स्पेशल लो। बुक यहाँ बिल्कुल उल्टा अप्रोच देती है। ऑथर कहता है कि गट को हील करने के लिए कई बार कुछ हटाना पड़ता है, न कि कुछ जोड़ना। सबसे पहले हटता है अननेसेसरी ईटिंग। जब गट को डाइजेशन से पॉज मिलता है, तभी रिपेयर मोड एक्टिवेट होता है। यही वो फेज है जहां इन्फ्लेमेशन कम होती है और बैलेंस वापस आना शुरू होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात और भी ज़्यादा रेलिवेंट है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि बार बार खाने से एनर्जी बनी रहेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि कांस्टेंट डाइजेशन बॉडी की एनर्जी खा जाता है। बुक एक्सप्लेन करती है कि डाइजेशन एक एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है। जब गट लगातार काम करता है, बॉडी के पास बाकी चीज़ों के लिए एनर्जी नहीं बचती। रिजल्ट ये होता है कि इंसान खाना खाने के बाद भी टायर्ड फील करता है। ये फटीग वीकनेस की नहीं, ओवर डिजिस्टेशन की निशानी होती है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो खुद को बहुत डिसिप्लिन मानता है। वो जंक नहीं खाता, लेकिन हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाता रहता है। उसे लगता है कि इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे नोटिस होता है कि पेट हमेशा थोड़ा हैवी रहता है। सुबह उठते ही फ्रेशनेस नहीं होती और दिन के बीच में नींद सी आने लगती है। बुक इस सिचुएशन को साफ एक्सप्लेन करती है। गट को कभी डीप रेस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए वो अधूरा डाइजेशन कर रहा है। फूड ब्रेक तो हो रहा है, लेकिन पूरी एफिशिएंसी से नहीं। यही अधूरापन डिस्कम्फर्ट बनकर सामने आता है। इस चैप्टर से जो सबसे प्रैक्टिकल सीख मिलती है वो ये है कि गट को डेली रूटीन में ब्रीदिंग स्पेस देना ज़रूरी है। इसका मतलब फास्टिंग या स्टारवेशन नहीं है। इसका मतलब है ईटिंग विंडोज़ को क्लियर करना। जब खाने और खाने के बीच प्रॉपर गैप होता है,
गुड डाइजेशन कंप्लीट करता है और फिर रिपेयर मोड में जाता है। बुक बार बार ये एम्फसाइज करती है कि रिपेयर तभी पॉसिबल है जब गट को काम से फुर्सत मिले। ऑथर यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करता है कि गट रिपेयर कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। बॉडी नेचुरली हील करना जानती है, हमें बस उसे इंटरफियर करना बंद करना है। जब रात का खाना थोड़ा हल्का और समय पर होता है, गट को पूरी रात रिपेयर का मौका मिलता है। सुबह बॉडी हल्की लगती है, एपेटाइट नेचुरल होती है और क्रेविंग्स कंट्रोल में रहती हैं। ये सब चेंजेस बिना किसी स्ट्रगल के आते हैं, बस रूटीन सही होने से। इस चैप्टर में गट रेस्ट को लेकर एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर किया गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कम खाया तो वीकनेस आ जाएगी। बुक बताती है कि वीकनेस तब आती है जब डाइजेशन इनएफिशिएंट होता है, न कि तब जब गट को रेस्ट मिलता है। जब डाइजेशन स्मूथ होता है, न्यूट्रिएंट्स बेटर अब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी को असली एनर्जी मिलती है। यही रीज़न है कि गट रेस्ट के बाद एनर्जी स्टेबल महसूस होती है, न कि कम। चैप्टर 4 का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि हीलिंग प्रोसेस साइलेंट होता है। कोई ड्रामेटिक साइन नहीं, कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं। बस धीरे धीरे हैवीनेस कम होती है, बॉडी रिस्पॉन्सिव लगने लगती है और हंगर सिग्नल्स साफ हो जाते हैं। गट खुद डिसाइड करने लगता है कि उसे कितना और कब खाना चाहिए। बॉडी के साथ ये कोऑपरेशन ही इस बुक की कोर फिलॉसफी है। इस चैप्टर का एंड इसी क्लैरिटी के साथ होता है कि गट को ठीक करने की शुरुआत एफर्ट से नहीं, ईज से होती है। जब हम गट को भरोसा देते हैं कि उसे हर समय काम नहीं करना पड़ेगा, तब वो हमें भरोसेमंद तरीके से सपोर्ट करने लगता है। गट रेस्ट कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। और जब ये समझ आ जाती है, हीलिंग अपने आप रास्ता बना लेती है। चैप्टर 5 गट फ्रेंडली खाना वही है जो शरीर को कंफ्यूज नहीं करता। जब खाना शरीर के साथ कोऑपरेट करता है, तब डाइजेशन लड़ाई नहीं बनती। द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स का 5वां चैप्टर इसी सिंपल लेकिन पावरफुल अंडरस्टैंडिंग पर टिका है कि गट फ्रेंडली फूड कोई एग्जॉटिक लिस्ट नहीं है, बल्कि वो खाना है जो गट को प्रिडिक्टेबल, काल्म और सपोर्टेड महसूस कराए। बुक यहाँ साफ करती है कि ज़्यादातर लोग गट हेल्थ को फूड आइटम से जोड़ देते हैं, ये खाओ वो मत खाओ, जबकि असली फ़र्क खाने की सिंप्लिसिटी और टाइमिंग से पड़ता है। गट को ड्रामा पसंद नहीं, उसे रोज़ नया सरप्राइज नहीं चाहिए, उसे क्लैरिटी चाहिए। इस चैप्टर की शुरुआत में ऑथर एक वेरी ग्राउंडेड बात समझाता है। गट हर बार कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। जब प्लेट बहुत हैवी होती है, बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर्स, डोज बहुत अलग कुकिंग स्टाइल्स, तो डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना खराब है, बल्कि ये कि गट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बुक ये एम्फसाइज करती है कि गट फ्रेंडली अप्रोच का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिडक्शन है। क्वांटिटी में नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी में रिडक्शन। सिंपल फूड, सिंपल प्रिपरेशन और कंसिस्टेंट रूटीन, यही गट के लिए सेफ्टी सिग्नल है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। हमारे ट्रेडिशनल खाने में सिंप्लिसिटी पहले से मौजूद है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने उसे अननेसेसरी लेयर्स से कवर कर दिया है। कभी बहुत हैवी ग्रेवी, कभी बहुत फ्राइड, कभी बहुत स्वीट, और अक्सर सब एक ही दिन में। गट कंफ्यूज्ड हो जाता है कि प्रायोरिटाइज किसे करें। बुक बताती है कि जब गट कंफ्यूज्ड होता है, यह डिजेशन एफिशिएंसी गिर जाती है। न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं होते और बॉडी को वो नरिशमेंट नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। यही रीज़न है कि लोग अच्छा खाने के बाद भी वीक फील करते हैं। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि गट फ्रेंडली ईटिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। जब गट काल्म रहता है, हंगर सिग्नल्स एक्यूरेट हो जाते हैं, बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड नहीं करती, क्रेविंग्स धीरे धीरे सेटल होने लगती हैं और ओवर ईटिंग अपने आप कम हो जाती है। बुक यहाँ ये पॉइंट क्लियर करती है कि गट फ्रेंडली फूड का असर वेट या अपीयरेंस से पहले एनर्जी और क्लैरिटी पर दिखता है। जब एनर्जी स्टेबल होती है, डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो खुद को हेल्थ कॉन्शियस मानता है। वो बाहर का जंक अवॉइड करता है, लेकिन रोज़ खाने में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रखता है। कभी हैवी ब्रेकफास्ट, कभी फ्यूजन लंच और रात को कुछ रिच। उसे लगता है कि वैरायटी हेल्थी है,
लेकिन कुछ समय बाद उसे नोटिस होता है कि खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है और नींद सी आने लगती है। बुक एक्सप्लेन करती है कि गट यहाँ ओवरलोड हो रहा है। हर मील में गट को अलग अलग तरीके से एडजस्ट करना पड़ रहा है, जिससे डाइजेशन इनएफिशिएंट हो जाता है। जब वही व्यक्ति मील्स को सिंपल करता है, कम आइटम्स, क्लियर प्रिपरेशन, तो गट रिलैक्स्ड होता है और डाइजेशन स्मूथ हो जाती है। इस बुक से प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गट फ्रेंडली ईटिंग का पहला रूल है कंसिस्टेंसी। रोज एक जैसी मील पैटर्न गट को कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा रूल है सिंप्लिसिटी। कम इंग्रेडिएंट्स, कम प्रोसेसिंग और फेमिलियर फूड गट के लिए इजी होता है। तीसरा रूल है माइंडफुल पोर्शनिंग। गट को इतना दो कि वो कंफर्टेबली डाइजेस्ट कर सके, न कि स्ट्रगल करे। बुक ये भी बताती है कि खाने चैप्टर 6 क्रेविंग्स, एनर्जी और मूड। गट के सिग्नल्स को समझना सीखो। जब शरीर अंदर से बैलेंस्ड होता है तब क्रेविंग्स शोर नहीं मचाती, एनर्जी टूटती नहीं और मूड बिना वजह गिरता नहीं। द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स का छठा चैप्टर इसी सटल कनेक्शन को खोलता है। गट, क्रेविंग्स, एनर्जी और मूड के बीच का रिश्ता। बुक यहाँ किसी ड्रामेटिक क्लेम के साथ नहीं आती, बल्कि बहुत काल्मली समझाती है कि ज़्यादातर लोग क्रेविंग्स को विल पावर की कमी समझ लेते हैं, जबकि असल में ये गट का कम्युनिकेशन होता है। गट जब कंफ्यूज्ड या इरिटेटेड होता है तब वो ब्रेन को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजता है। ब्रेन उन सिग्नल्स को हंगर, फटीग या इरिटेबिलिटी के रूप में इंटरप्रेट कर लेता है। यहीं से क्रेविंग्स का लूप शुरू होता है। बुक डिटेल में बताती है कि क्रेविंग्स अचानक पैदा नहीं होती। ये तब बनती हैं जब गट को स्टेडी नरिशमेंट नहीं मिलती या डाइजेशन इनएफिशिएंट रहता है। जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं होते। बॉडी को लगता है कि कुछ मिसिंग है और वो जल्दी एनर्जी के सोर्सेज ढूंढने लगती है। इसी स्टेट में शुगर या रिफाइंड फूड की क्रेविंग बढ़ती है, क्योंकि ये क्विक एनर्जी का इल्यूजन देते हैं। लेकिन इल्यूजन खत्म होते ही एनर्जी क्रैश आता है और मूड भी साथ में गिर जाता है। बुक इसे गट ब्रेन मिसकम्युनिकेशन कहती है, जहां इंटेंशन नरिशमेंट का होता है लेकिन एग्जीक्यूशन उल्टा हो जाता है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मॉडर्न इंडियन लाइफ में क्रेविंग्स को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। दोपहर के बाद अचानक सुस्ती आना, शाम होते होते कुछ मीठा चाहना और रात को हैवी खाने की इच्छा, ये सब कॉमन माने जाते हैं। बुक यहाँ पॉज लेकर समझाती है कि कॉमन होना नॉर्मल होने की गारंटी नहीं है। गट बैलेंस्ड हो तो बॉडी स्टेडी रहती है। क्रेविंग्स तब आती है जब गट ओवरवेल्म्ड या अंडर सपोर्टेड होता है। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब क्रेविंग्स को सही जगह से समझ लिया जाता है तो उन्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक एग्जाम्पल से इसे और क्लियर समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सुबह ठीक महसूस करता है, लेकिन दोपहर के बाद उसकी एनर्जी गिरने लगती है। वो खुद को अलर्ट रखने के लिए कुछ मीठा या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेता है। थोड़ी देर के लिए एनर्जी आती है, लेकिन फिर और ज़्यादा थकान महसूस होती है। मूड भी थोड़ा इरिटेबल हो जाता है। बुक एक्सप्लेन करती है कि यहाँ प्रॉब्लम कॉफ़ी या मिठास नहीं है, प्रॉब्लम गट रिदम की है। लंच डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, न्यूट्रिएंट्स स्टेडी पेस से रिलीज नहीं हो रहे, बॉडी इमीडिएट फ्यूल मांग रही है और क्रेविंग्स उसी डिमांड का शॉर्टकट बन जाती हैं। जब गट डाइजेशन स्मूथ करता है, एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है और क्रेविंग्स नेचुरली शांत हो जाती हैं। इस बुक से प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ग्राउंडेड है। पहला लेसन ये है कि क्रेविंग्स को सप्रेस नहीं, डिकोड करना चाहिए। अगर बार बार सेम टाइप की क्रेविंग आ रही है तो गट बता रहा है कि रूटीन में कहीं इम्बैलेंस है। दूसरा लेसन ये है कि एनर्जी स्टेबिलिटी गट हेल्थ का डायरेक्ट इंडिकेटर है। जब एनर्जी स्पाइक्स और क्रैशेस में चलती है, गट स्ट्रेस्ड होता है। तीसरा लेसन ये है कि मूड स्विंग्स अक्सर इमोशनल नहीं, फिजियोलॉजिकल होते हैं। गट इरिटेटेड रहता है तो ब्रेन भी रेस्टलेस रहता है। इस कनेक्शन को समझने से सेल्फ ब्लेम कम होता है और अवेयरनेस बढ़ती है। बुक इस चैप्टर में ये भी बताती है कि गट फ्रेंडली रूटीन क्रेविंग्स को नेचुरली रिड्यूस करती है। जब मील्स प्रिडिक्टेबल होते हैं, फूड सिंपल होता है और ईटिंग स्पीड कंट्रोल्ड होती है, गट स्टेडी डाइजेशन करता है। स्टेडी डाइजेशन का मतलब स्टेडी ग्लूकोज रिलीज और स्टेडी ग्लूकोज का मतलब स्टेडी एनर्जी।
इस स्टेट में ब्रेन को इमरजेंसी सिग्नल्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रेविंग्स धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बन जाती हैं, मेन ड्राइवर नहीं रहती। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग इंसाइट ये है कि मूड और गट का रिश्ता वन वे नहीं है। जैसे गट मूड को अफेक्ट करता है, वैसे वैसे ही मूड गट को अफेक्ट करता है। जब व्यक्ति कॉन्स्टेंटली रश्ड रहता है, इरिटेशन में रहता है, गट डिजेस्शन को सेकेंडरी बना देता है। बुक इनकरेज करती है कि ईटिंग को काल्म एक्टिविटी बनाना सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं, मूड स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। जब ईटिंग पीसफुल होती है, गट ब्रेन लूप सिंक्रोनाइज होता है। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी ही असली हीलिंग है, डिसिप्लिन नहीं। जब बॉडी को रोज एक जैसा सिग्नल मिलता है, तब हीलिंग साइलेंट तरीके से शुरू होती है। द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स का 7वां चैप्टर इसी गलतफहमी को तोड़ता है कि गट हेल्थ डिसिप्लिन से आती है। बुक साफ कहती है कि गट किसी स्ट्रिक्ट रूटीन या टेम्पोरी कंट्रोल से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी से रिस्पॉन्ड करता है। डिसिप्लिन में अक्सर जोर होता है, प्रेशर होता है और एक्सपेक्टेशन होती है। कंसिस्टेंसी में काम होता है, रिपीटिशन होती है और पैटियंस होता है। घूट को काम पसंद है, प्रेशर नहीं। इस चैप्टर की शुरुआत में ऑथर ये एक्सप्लेन करता है कि ज़्यादातर लोग हेल्थ जर्नी को पनिशमेंट की तरह देखते हैं। कुछ दिन बहुत स्ट्रिक्ट, फिर ब्रेक, फिर गिल्ट, फिर दोबारा शुरू। गट इस ऑन ऑफ पैटर्न को समझ नहीं पाता। जब कभी बहुत लाइट खाना, कभी बहुत हैवी, कभी बिल्कुल गैप नहीं, इन कभी बहुत लंबा गैप, ये सब गट को अलर्ट मोड में डाल देता है। अलर्ट मोड में डाइजेशन कभी स्मूथ नहीं होता। बुक यहाँ जोर देती है कि गट स्टेबिलिटी से हील होता है, शॉक से नहीं। इंडियन लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मिस होती है। कभी रूटीन परफेक्टली फॉलो, कभी बिल्कुल छोड़ देना। ऑथर बताता है कि गट रोज़ यही पूछता है, आज क्या एक्सपेक्ट करूं? अगर उसे रोज़ अलग जवाब मिलता है तो वो डिफेंस मोड में रहता है। डिफेंस मोड का मतलब डाइजेशन स्लो, अब्जॉर्प्शन वीक और एनर्जी अनइवन। इसीलिए बुक कंसिस्टेंसी को मिरेकल की तरह नहीं, नेसेसिटी की तरह प्रेजेंट करती है। अब एक एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हर मंडे से हेल्थ शुरू करता है। वीकडेज में ईटिंग क्लीन, टाइमिंग फिक्स्ड, लेकिन वीकेंड आते ही रूटीन टूट जाता है। उसे लगता है 2 दिन कोई फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन गट के लिए ये 2 दिन रीसेट नहीं, कन्फ्यूजन होते हैं। मंडे को फिर जब रूटीन शुरू होती है, गट को फिर से एडजस्ट करना पड़ता है। बुक एक्सप्लेन करती है कि गट को बार बार रीसेट करना हीलिंग नहीं है। हीलिंग तब होती है जब गट को रोज सेम एनवायरनमेंट मिलता है, जब वही व्यक्ति वीकेंड पर भी बेसिक रूटीन मेंटेन करता है। एक्सट्रीम नहीं, बस प्रिडिक्टेबल। तो डाइजेशन स्टेडी होने लगती है। इस चैप्टर से मिलने वाली सबसे प्रैक्टिकल सीख यही है कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। बुक बार बार ये क्लियर करती है कि गट हीलिंग फ्लॉलेस रूटीन से नहीं आती। अगर टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब रोज पैटर्न बदलता रहे। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज खाने का अप्रॉक्सीमेट टाइम, रोज सिमिलर मील स्ट्रक्चर, रोज ईटिंग का सिमिलर पेस। गट एग्जैक्ट क्लॉक नहीं देखता, वो पैटर्न पहचानता है। ऑथर इस चैप्टर में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का फर्क बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता है। डिसिप्लिन एक्सटर्नल फोर्स से चलता है, कंसिस्टेंसी इंटरनल अलाइनमेंट से। डिसिप्लिन थकाता है, कंसिस्टेंसी सपोर्ट करती है। गट उसी चीज़ पर रिस्पॉन्ड करता है जो लॉन्ग टर्म स्टेबल हो। इसीलिए बुक किसी 7 डे चैलेंज या 10 डे डिटॉक्स की बात नहीं करती। वो कहती है कि गट शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से नहीं, लॉन्ग टर्म काल्म से हील होता है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, बस फॉलो नहीं कर पाता। बुक यहाँ जेंटली बताती है कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, सस्टेनेबिलिटी की है। अगर रूटीन बहुत हैवी है तो कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं होगी। गट फ्रेंडली रूटीन सिंपल होता है ताकि उसे रोज दोहराया जा सके। जब रूटीन रिपीटेबल होती है, हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि वो परफेक्ट गट डाइट फॉलो करेगा। बहुत सारे रूल्स, स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स, नो फ्लेक्सिबिलिटी। शुरू के कुछ दिन सब ठीक लगता है, लेकिन फिर मेंटल फटीग आने लगती है, स्ट्रेस बढ़ता है और गट स्ट्रेस से और ख़राब रिस्पॉन्ड करता है।
बुक एक्सप्लेन करती है कि गट स्ट्रेस और प्रेशर में हील नहीं करता। जब वही व्यक्ति रूटीन को सिंप्लीफाई करता है, कम रूल्स, ज़्यादा स्टेबिलिटी, गट रिलैक्स होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और एनर्जी नेचुरली स्टेबल हो जाती है। इस चैप्टर में बुक ये भी समझाती है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। स्लीप टाइमिंग, हाइड्रेशन पैटर्न और डेली मूवमेंट, ये सब गट सिग्नल्स का हिस्सा है। जब ये चीज़ें रोज़ अलग अलग होती हैं, गट को अडेप्ट करने में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जब ये स्टेबल होती हैं, ये गट एनर्जी बचाता है और रिपेयर में यूज़ करता है। यही रिपेयर लॉन्ग टर्म हेल्थ की फाउंडेशन बनती है। चैप्टर 7 का कोर मैसेज यही है कि गट हीलिंग कोई हीरोइक एफर्ट नहीं है। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग कंसिस्टेंसी ही पावरफुल होती है। जब रूटीन ड्रामेटिक नहीं होती, गट ड्रामा क्रिएट नहीं करता। बॉडी साइलेंटली कोऑपरेट करने लगती है। एनर्जी स्मूथ रहती है, क्रेविंग्स सेटल होती हैं और डाइजेशन बैकग्राउंड में चला जाता है, जहां उसे होना चाहिए। इस चैप्टर का एंड इसी अंडरस्टैंडिंग पर नेचुरली आता है कि गट को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस भरोसा चाहिए। भरोसा कि रोज़ उसे रफली वही एनवायरनमेंट मिलेगा। जब गट को यह भरोसा मिल जाता है, हीलिंग एफर्ट नहीं, हैबिट बन जाती है। चैप्टर 8, गट हेल्थ, एक फेज नहीं, एक डायरेक्शन है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब अंदर का सिस्टम स्टेबल हो जाता है, तब जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप संभलने लगती है। द 3 वीक गट हेल्थ बुक फॉर बिगिनर्स का आखिरी चैप्टर इसी अंडरस्टैंडिंग को सेटल करता है कि गट हेल्थ कोई 3 वीक का एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक नई डायरेक्शन है। ये चैप्टर रिकैप नहीं करता, बल्कि क्लैरिटी देता है। ऑथर यहाँ साफ करता है कि अगर कोई इंसान गट हेल्थ को टेम्पररी प्रोजेक्ट समझकर देखता है, तो वो उसके असली फायदे कभी पूरी तरह नहीं देख पाएगा। गट तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसे पता हो कि ये बदलाव टिकने वाला है। इस चैप्टर की शुरुआत में बुक ये एक्सप्लेन करती है कि पहले 3 वीक्स का पर्पस क्या था। ये 3 वीक्स बॉडी को फोर्स करने के लिए नहीं थे, बल्कि बॉडी को याद दिलाने के लिए थे कि बैलेंस कैसा महसूस होता है। जब डाइजेशन स्मूथ होती है, एनर्जी स्टेबल रहती है और क्रेविंग्स शांत हो जाती हैं, तब बॉडी खुद सिग्नल देती है कि यही उसका नेचुरल स्टेट है। ऑथर कहता है कि गट हेल्थ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं है कि पेट हल्का लगने लगता है, बल्कि ये है कि बॉडी और माइंड के बीच का नॉइज़ कम हो जाता है। जब नॉइज़ कम होता है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर लोग हेल्थ इम्प्रूवमेंट को एंड गोल मान लेते हैं। बुक यहाँ सोच बदलती है। ऑथर कहता है कि गट हेल्थ एंड नहीं है, फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तब बाकी चीज़ें, फोकस, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी, अपने आप सपोर्ट मिलने लगती हैं। गट ठीक हो तो बॉडी एनर्जी बचाती है और वही एनर्जी लाइफ के बाकी हिस्सों में इस्तेमाल होती है। इसीलिए इस चैप्टर में एम्फेसिस इस बात पर है कि गट हेल्थ को सस्टेन कैसे किया जाए, न कि कैसे छोड़ दिया जाए। अब एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 3 वीक्स गट रूटीन फॉलो किया, खाना सिंपल रखा, टाइमिंग प्रिडिक्टेबल रखी, ईटिंग स्पीड स्लो की। उसे रिजल्ट्स दिखने लगे, एनर्जी बेटर, ब्लोटिंग कम, मूड स्टेबल। लेकिन 3 वीक्स पूरे होते ही वो सोचता है कि अब सब नॉर्मल हो गया है, अब पुरानी हैबिट्स चलेंगी। कुछ ही समय में डिस्कम्फर्ट वापस आने लगता है। बुक एक्सप्लेन करती है कि गट जल्दी याद रखता है कि उसे किस एनवायरनमेंट में अच्छा लगता है। जब एनवायरनमेंट बदलता है, गट फिर अलर्ट हो जाता है। हीलिंग तब टिकती है जब रूटीन भी टिकता है। इस बुक से मिलने वाली सबसे प्रैक्टिकल लर्निंग यही है कि गट हेल्थ को रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना चाहिए। ऑथर ये नहीं कहता कि जिंदगी में कभी रूटीन ब्रेक नहीं होगा। वो कहता है कि बेस रूटीन स्ट्रांग होनी चाहिए। जब बेस स्ट्रांग होती है, ओकेजनल चेंजेस गट को डिस्टर्ब नहीं करते। गट पैनिक तब करता है जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी रोज की आदत बन जाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब बोरिंग परफेक्शन नहीं, बल्कि फेमिलियर रिदम है। इस चैप्टर में ऑथर लॉन्ग टर्म गट हेल्थ के लिए माइंडसेट शिफ्ट पर जोर देता है। गट को ठीक रखने के लिए हर बार नया रूल ढूंढने की जरूरत नहीं होती। वही सिंपल प्रिंसिपल्स, प्रिडिक्टेबल मील्स, एडिक्वेट गैप्स, काल्म ईटिंग लॉन्ग टर्म काम करते हैं।
जब इंसान ये समझ लेता है कि गट हेल्थ मेंटेनेंस एफर्ट नहीं है बल्कि अलाइनमेंट है, तब वो नेचुरली सही चॉइसेस लेने लगता है। ये चॉइसेस फोर्स से नहीं आती, एक अवेयरनेस से आती है। एक और एग्जाम्पल इसे और क्लियर करता है। एक व्यक्ति अब गट सिग्नल्स को पहचानना सीख चुका है। अगर किसी दिन हैवीनेस महसूस होती है तो वो पैनिक नहीं करता। वो समझता है कि रूटीन में कहाँ एडजस्टमेंट चाहिए। अगले दिन खाना थोड़ा लाइटर, टाइमिंग थोड़ा अर्लियर, और गट फिर बैलेंस में। बुक एक्सप्लेन करती है कि गट हेल्थ मास्टरी यही है, सिग्नल्स को समझना, न कि उन्हें दबाना। जब अवेयरनेस आ जाती है, डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि गट हेल्थ का असर लॉन्ग टर्म में कैसे दिखता है। एनर्जी क्रैश रेयर हो जाते हैं, क्रेविंग्स बैकग्राउंड में चली जाती हैं, ईटिंग इमोशनल नहीं फंक्शनल बन जाती है। सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि बॉडी रेजिस्टेंस नहीं दिखाती। जब बॉडी कोऑपरेट करती है, लाइफ के बाकी गोल्स पर फोकस करना आसान हो जाता है। गट क्वाइटली अपना काम करता रहता है, और यही सबसे बड़ा सक्सेस है। अब यहाँ से बुक का टोन एक्शन की तरफ जाता है, बिना प्रेशर के। ऑथर जेंटली कहता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बॉडी सिस्टम ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या पॉसिबल है, सवाल ये है कि आप इसे कितना सीरियसली लेते हैं। गट हेल्थ कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर करना सबसे आसान है और इसे मेंटेन करना सबसे पावरफुल डिसीजन। अगर आप चाहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ नॉलेज बनकर न रह जाए, तो आज से एक सिंपल कमिटमेंट लीजिए। कोई नया रूल ऐड मत कीजिए, बस वही रूटीन चूज कीजिए जिसे आप अगले कई महीनों तक रिपीट कर सकते हैं। ईटिंग को रश से निकालिए, टाइमिंग को प्रिडिक्टेबल बनाइए और बॉडी के सिग्नल्स को डिसमिस मत कीजिए। यही इस बुक का असली एक्शन है। जब गट सपोर्टेड होता है, बॉडी आपका साथ देती है, और जब बॉडी साथ देने लगती है, ये जिंदगी को पुश नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आगे बढ़ने लगती है।